Good morning, students. Last class we have discussed about grouping of cells. Today we are going to discuss about fundamental laws of circuit analysis, that are Kirchhoff's laws. परिपथ विश्लेषण में किरचॉफ के नियमों का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आज हम किरचॉफ के नियमों के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर गोइंग टू द रूल्स लॉज वी विल डिफाइन सम टर्म्स एसोसिएटेड विद किरचॉफ्स लॉ. तो पहला टर्म जो किरचॉफ के नियमों में आएगा दैट इज नोड या संधि. नोड या संधि किसे कहते हैं? किसी भी वैद्युत परिपथ का वह बिंदु जहां तीन या उससे अधिक परिपथ के क्या मिलेंगे, अवयव, दैट इज कॉल्ड नोड. मीन्स जहां पर वैद्युत परिपथ के तीन अवयव मिलेंगे उसे नोड कहा जाता है. जैसे हम अगर आपको एग्जांपल दिखाएं, एक सर्किट ये है, अभी आप सर्किट में बाकी डिटेल्स को ट्रीट नहीं करेगा. ये बिंदु बी में देखिए एक लाइन ए से आ रखी है, एक लाइन सी से आ रखी है, एक लाइन ई से आ रखी है. तो बी में देखिए एक यहाँ का अवयव है, एक नीचे से और एक यहाँ से. तो बिंदु बी को क्या कहा जाएगा? नोड या संधि. तो संधि में मिनिमम कितने अवयव मिलने चाहिए? तीन अवयव. तो ऐसे बिंदुओं को नोड कहा जाता है. और लूप या मैश किसे कहा जाता है? अगर वैद्युत परिपथ बंद है उसे क्या कहा जाएगा? मैश. तो किरचॉफ के नियम क्या है, अब हम वन बाय वन डील करेंगे. फर्स्ट लॉ को कहा जाता है धारा नियम या करंट लॉ, और इसे केसीएल नाम से पॉपुलर है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहा जाता है. तो इसके अनुसार किसी भी संधि में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या किसी भी संधि में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है. तो देखिए ये एक बिंदु है, इसमें देखिए एक अवयव यहाँ से, एक ऊपर, एक यहाँ से, एक यहाँ से. तो कितने अवयव मिले हैं? 1 2 3 4, चार अवयव मिले हुए. तो हमने क्या देखना है? किरचॉफ के प्रथम नियम के हिसाब से आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा. देखिए संधि की तरफ केवल एक ही धारा आ रही है आई, और जाने वाली कौन कौन सी है? I1 I2 I3. तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि में आने वाली धारा आई बराबर किसके बराबर होगी? संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर. तो जाने वाली है I1 भी जा रही है देखिए दूर, I2 भी, I3 भी. तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3. और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, I माइनस I1, आई माइनस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0. ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0. तो देखिए यही बोला था हमने, किसी भी संधि में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है. बीजगणितीय योग कहने का सेंस ये था कि इसमें साइन भी आएगा प्लस या माइनस का. तो फिलहाल आप ये याद रख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 का मीन्स जंक्शन में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. उसके बाद देखिए क्या क्या हमने उसी लाइन को दोबारा लिखा है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. I को क्या लिखा जा सकता है? Q अपॉन टी. तो I1 को लिख सकते हैं Q1 अपॉन टी, और I2 को Q2 अपॉन टी, और I3 को Q3 अपॉन टी. तो यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. मीन्स किसी भी संधि में आने वाला आवेश जाने वाले आवेश के क्या होगा? बराबर. और इसी को क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण. और अतः केसीएल किरचॉफ का प्रथम नियम किसको दर्शाता है? आवेश संरक्षण को दर्शाता है. तो बड़ा आसान नियम है, इसे याद रखेंगे. पहले आपको यह समझना होगा नोड किसे कहते हैं या संधि किसे कहते हैं, जहाँ पर तीन या उससे अधिक परिपथ के अवयव मिलेंगे, और किसी संधि में आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा. और दूसरा नियम है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, केवीएल बोलते हैं इसे. तो इसको ध्यान से देखेंगे. प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभवों में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य. चारों ओर विभवों में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य क्यों होता है, इसे पहले समझेंगे. अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने जब लास्ट में वर्किंग ऑफ सेल बताया था, उसमें जब सेल के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच वो एक्चुअल में क्या होता है? हाइट का डिफरेंस है विभवांतर का. तो अगर आपने सेल लगा दिया तो सेल की वजह से वो विभवांतर क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, और आपका चार्ज वापस ऊपर आ सकता है, एक राउंड पूरा कर सकता है. तो उसी का ये जनरलाइज फॉर्म है वोल्टेज नियम. प्रतिरोधकों तथा सेलों से संपलित किसी भी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय. मीन्स सर्किट के अक्रॉस अगर क्लोज्ड लूप है, अगर बंद लूप बना दिया आपने, जैसे कोई सेल लगा रखा है या वैसे भी बंद है बिना सेल के, तो उस समय जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा. और किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको दिखाता है? ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है. अब ध्यान से देखिए हमने प्रतिरोधक क्यों लिखा, क्योंकि
ये ध्यान रखेंगे, वोल्टेज केवल प्रतिरोधक के अक्रॉस होगी या सेल के अक्रॉस होगी। जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उसकी रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। जो तार जुड़े हुए हैं आपस में, संपर्की तार बोलते हैं जिन्हें, उसका प्रतिरोध लगभग क्या होता है, शून्य। तो उनकी वजह से कोई भी विभव नहीं होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर प्रतिरोधक और सेलों को मेंशन किया है। मीन्स जो भी विभव आएगा या तो सेल से आएगा ईएमएफ की फॉर्म में, या प्रतिरोधक से आएगा V = IR की फॉर्म में। तो चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और ये किसको दर्शाता है, ऊर्जा संरक्षण को। एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, जो भी सर्किट KCL या KVL को फॉलो नहीं करता है वो सर्किट वैलिड नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किरचॉफ के नियमों को कैसे लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, इसे हम शुरू से स्टार्ट करके बताते हैं कि किरचॉफ के नियम। तो देखिए यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है आपको, जिसमें 2 सेल लगे हैं E1 और E2, और क्या लगा है, R1 R2 और R3, 3 रजिस्टर। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम लगाते हैं। प्रथम नियम लगाने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, धारा सेल के कहाँ से कहाँ को जाएगी, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो E1 की धारा सपोज मैंने कितनी मान ली, I1, तो I1 धारा यहाँ से आएगी इस तरीके से। और E2 की धारा क्या है, I2, क्योंकि E2 का पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो I2 धारा गई, R3 में से भी कितनी धारा जाएगी, I2। यहाँ पर देखिए कितनी धारा आई, I2, और यहाँ पर कितनी धारा आई, I1। अब देखिए इस बिंदु को, इस बिंदु में देखिए इनकमिंग करंट, ये एक जंक्शन है या संधि है या नहीं, पहले ये चेक कीजिए। एक लाइन ये है, एक अवयव ये वाला मिला, एक अवयव ये वाला, एक नीचे, 3 अवयव मिल चुके हैं। इसका मतलब ये बिंदु कौन सा है, संधि का बिंदु है। और संधि में आने वाली धाराएं कितनी है, I1 और I2। तो आने वाली धाराओं का योग कितना हो गया, देखिए I2 भी संधि की तरफ आ रही है और I1 भी संधि की तरफ। तो संधि में आने वाली धाराओं का योग कितना हो गया, I1 + I2। तो यही किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लगाया तो कितना आ जाएगा, I1 + I2। तो अब देखिए यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम वैलिड हो रहा है। I1 + I2 धारा आ रही है संधि की तरफ, I1 + I2 धारा संधि से जा भी रही। अब फिर से इस बिंदु को देखिए, यहाँ भी 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, एक ऊपर को, एक ये और एक ये। यहाँ इनकमिंग करंट कितनी है, I1 + I2। तो जाने वाली भी कितनी होनी चाहिए, I1 + I2। तो आप जानते हैं I1 करंट किस सेल से आई थी, इस सेल से। तो I1 यहाँ को आ जाएगी, I2 करंट इस सेल से आई थी तो वो यहाँ को आ जाएगी। तो ये हमने अभी तक किसका यूज किया, प्रथम नियम का यूज किया। प्रथम नियम बड़ा आसान होता है। प्रथम नियम बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन ही है, और इसे हम समांतर क्रम में देखते भी हैं। समांतर क्रम का जब डेरिवेशन किया था हमने यही लिखा था वहाँ, I = I1 + I2 + I3। तो इसे ध्यान से देखेंगे आप। अब अगर सेकंड नियम लगाना है तो सेकंड नियम लगाते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप नेमिंग कर लीजिए। तो हमने नेमिंग की ABCDE और F। तो हमने नेमिंग कर ली ABCDE और F। तो अब हम सबसे पहले तय करेंगे हम किरचॉफ का दूसरा नियम कहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सपोज मैंने लूप डिफाइन किया, इन लूप या मैश भी बोल सकते हैं इसे, ABEF। अगर ABEF अगर मैं लूप डिफाइन करूँ, क्या ये बंद है, नहीं है, देखिए खुला है अभी तक। तो मुझे वापस कहाँ जाना पड़ेगा, तो लूप पहचानना बड़ा आसान होता है। A से शुरू किया, A में वापस आ गए तो बंद लूप हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम लगाते वक्त ध्यान रखिए, सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन मानिए अपने हिसाब से, और सबसे बेटर ये होता है जहाँ को आप चल रहे हैं वहीं को करंट की लूप के अनुसार ही करंट की डायरेक्शन को बदल। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, दूसरे नियम के हिसाब से सेलों में और प्रतिरोधकों के अक्रॉस जो बीजगणितीय होगा विभवांतर का, वो क्या होगा, शून्य विभवों का। तो देखिए A से शुरू करिए, A से इस पॉइंट तक कोई भी विभवांतर नहीं होगा क्योंकि ये संपर्की वायर है, इसका प्रतिरोध लगभग क्या होता है, शून्य। लेकिन अब यहाँ पर इसे पहला प्रतिरोधक मिल गया, क्या, R1। करंट कितनी आ रही है, I1। तो ओम के नियम से R1 के वहाँ पर कितना विभव होगा, V = IR होता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I1 R1। अब ध्यान से देखिए, मैंने लूप में मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, A से B की तरफ, और मेरी करंट भी कहाँ की तरफ जा रही है, A से B की तरफ। सपोज मैं A से B की तरफ जा रहा होता और करंट B से A की तरफ आ रही होती तो मैं क्या लगाता, माइनस का साइन। लेकिन अभी हम सीधे जा रहे हैं तो क्या हो गया, I1 R1। फिर देखिए हम A से B तक पहुँच चुके हैं, अब बीच में कुछ भी नहीं है। फिर हम B से कहाँ तक जाना है, E तक, ABEF है, तो ABE की तरफ आए। E में क्या है, फिर से देखिए B और E के बीच में एक R2 है, और करंट कितनी है यहाँ पर, I1 + I2। तो जहाँ को हम नीचे को आ रहे हैं करंट भी नीचे को आ रहे हैं, तो प्लस कितना हो जाएगा, I1। ओम का नियम फिर से लगाया, V = IR। यहाँ I कितना है, I1 + I2 × R2। अब देखिए E से कहाँ की तरफ जाना है,
एफ की तरफ जाना है, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन क्या पड़ गया एक सेल, और सेल का भी क्या होगा विभव ईएमएफ होता है। तो सबसे आसान ट्रिक होता है जो वाला टर्मिनल सेल का पहला पड़ा है उसको लिख लीजिए। तो जब मैं ई से एफ की तरफ आया कौन सा टर्मिनल पहला पड़ा, माइनस वाला, तो छोटा वाला पड़ रखा था तो माइनस लिख दिया, माइनस E1, और फिर वापस में ए तक आया, कुछ भी नहीं है बीच में, तो यानी यहाँ कोई भी विभव नहीं है। फिर से ध्यान से देखिए विभव कहाँ कहाँ पर होगा, जहाँ जहाँ प्रतिरोध है और जहाँ जहाँ सेल है। अगर प्रतिरोध और में बहने वाली धारा और आपके लूप की दिशा ए बी और देखिए I1 की दिशा सेम है तो प्लस साइन आया, और यहाँ भी R2 में भी प्लस साइन लिखा है। लेकिन टर्मिनल में जो पहले पड़ेगा, ई से एफ की तरफ आने में ए बी ई एफ ए माना है, ई से एफ की तरफ आने में E1 पहले पड़ गया तो E1 लिख दिया, माइनस E1, और इन सब का योग कितना होगा 0। यही किरचॉफ का क्या है दूसरा नियम। अब देखिए इस बार मैं लूप को थोड़ा चेंज करता हूँ, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार मैं ए बी ई एफ ए आया था, इस बार देखिए मैं क्या आऊँगा बी ए एफ ई बी। बी ए एफ ई बी में जब मैं आया तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे देखना है करंट कैसे आ रही है। और अब मेरे हिसाब से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरह, जो मैंने मानी है। मेरा लूप यहाँ को चल रहा और एक्चुअल में करंट कहाँ को जा रही, I1। तो देखिए मैं बी से ए की तरफ आया, बीच में प्रतिरोधक पड़ गया R1, और R1 में कितनी करंट आ रही, I1। तो देखिए I1 करंट है जहाँ कहाँ को रही है, प्रथम नियम के हिसाब से यहाँ को जा रही, और मैं बी से कहाँ को आ रहा हूँ, ए की तरफ, तो क्या पर लिखूंगा मैं माइनस I1 R1। इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि देखिए हम उल्टा आए तो माइनस I1 R1, मेरा लूप उल्टा आ रहा, करंट एक्चुअल में वहाँ को जा रही थी। ऊपर वाले में देखिए मैं भी वहीं को जा रहा था, लूप भी वहीं को, तो I1 R1 लिखा, क्लियर। तो माइनस I1 R1 लिख लिया। फिर हम ए से नीचे को आए, कहाँ को आना है, एफ की तरफ, कुछ भी नहीं है बीच में। फिर देखिए एक सेल पड़ गया एफ से ई तक आने में, और इस बार सेल का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ा है, प्लस वाला, देखिए लंबा वाला पड़ा है तो E1, और पिछली बार माइनस वाला पड़ा था, देखिए ई से एफ की तरफ आने में तो माइनस E1 लिखा था। इस बार हम एफ से ई की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा पहले पड़ा, प्लस वाला, तो E1 प्लस E1 लिख लिया। फिर हम ई तक पहुंच गए, कुछ भी नहीं है बीच में, ना प्रतिरोधक ना सेल। अब ऊपर को गए ई से बी तक, फिर देखिए एक प्रतिरोध है R2 में करंट I1 प्लस I2 नीचे को जा रही है, हम कहाँ को जा रहे हैं, ऊपर को, तो हम क्या लगा लेंगे, माइनस का साइन, और क्या लिख देंगे, ओम के नियम से I1 प्लस I2 इंटू R2, V बराबर IR होता है, इक्वल टू 0। तो अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई भी अंतर नहीं है। अगर उस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बराबर E1 आ जाएगा, और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, चलो फिर से हम चेंज कर देते हैं, माइनस से गुणा कर दीजिए इसे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। I1 R1 माइनस E1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये इक्वेशन क्या हो गई, सेम। मीन्स किरचॉफ का नियम आप कैसे भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिक आप समझ जाइए। आपने शुरू करना है लूप के अलोंग देखना है, और लूप के अलोंग ही अगर करंट एक्चुअल में जा रही है तो प्लस साइन आएगा पोटेंशियल ड्रॉप में, और सेलों के हिसाब में क्या करना है, सेल का जो टर्मिनल आपके लूप में पहले पड़ जाएगा आपकी दिशा में, जैसे ए बी ई एफ ए में आए ऐसे आ रहे थे हम, तो पहले कौन सा वाला पड़ा, E1 वाला, तो माइनस E1 लिख दिया। और जब हम ए एफ ई बी ए में जा रहे थे, सॉरी बी ए एफ ई बी में जा रहे थे, तो बी ए एफ ई में एफ और ई के बीच में E1 पहले पड़ जा रहा था, रास्ते में जो पहले पड़ेगा वही टर्मिनल लिखा जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। तो किरचॉफ का सेकंड नियम बड़ा आसान है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप देखेंगे वेट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, उनमें भी इसी का यूज होता है। तो ये एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में क्या करना है, हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परिपथ के सभी प्रतिरोधकों से होकर जाने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। हमें सारे वैद्युत धारा निकालनी है। इस बार R1 R2 R3 नहीं, सबका मान दिया, बैटरी में E1 E2 की जगह मान भी दिया। तो सबसे पहले देखिए 12 वोल्ट की बैटरी से कैसे जाएगी करंट, मान लिया कितनी करंट जा रही है, I1 करंट, क्लियर। ऐसी 5 वोल्ट की पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन आपको अब तो क्लियर हो गया होगा, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ जाएगी करंट। ऐसी 5 वोल्ट की वजह से कितने गई, धन की वजह से जा रही, और यहाँ से कितनी मान ली मैंने, I2। फिर से ये बिंदु देखिए, इस बिंदु में आने वाली करंट I1 यहाँ से आ रही, I2 यहाँ से, तो आने वाली करंट बराबर किरचॉफ का अगर पहला नियम लगाएंगे, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो यहाँ कितनी करंट आ गई, I1 प्लस I2, क्लियर। उसके बाद देखिए यही करंट नीचे भी आई, फिर से ये वाला बिंदु भी क्या है, एक नोड है, संधि है, संधि में आ कितनी करंट रही है, I1 प्लस I2,
तो जाएगी भी कितनी, I1 प्लस I2। तो I1 करंट किसकी थी, इस वाली की थी, तो ये अपनी तरफ आएगी, I2 करंट उस वाली की थी तो चलेगी। तो किरचॉफ का प्रथम नियम फिर से वैलिड हो गया। तो प्रथम नियम से लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, I1 I2 और इनके मान निकालना है, तभी वैद्युता I1 और I2 निकालना है। I1 I2 निकल गया तो इसमें I1 प्लस I2। तो आप देखिए 3 ओम के अक्रॉस कितनी जा रही करंट, I1, 4 ओम के अक्रॉस जा रही I1 प्लस I2, और 2 ओम के अक्रॉस जा रही I2। हमने तो I1 I2 और को निकालना है बेसिकली। तो I1 I2 प्रथम नियम से नहीं निकल पाएगा, इसके लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप नेमिंग कर लीजिए। तो हमने फिर से नेमिंग कर लीजिए ABCDEF। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, तो हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, काम चल जाएगा। आपको पता होगा जितने वेरिएबल होते हैं उतने, जितने अननोन उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ हम वैसे 3 इक्वेशन लिख सकते हैं, एक इक्वेशन ये वाला बंद लूप है, एक इक्वेशन ये वाला, एक बड़ा वाला। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 2 इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि I1 और I2 ही निकालने, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। अगर 3 अननोन होते तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ती। तो हम पहले लगा रहे हैं किरचॉफ का नियम, लूप का नाम लिखते हैं इन लूप ABEF। देखिए ABEF है और करंट का डायरेक्शन मैंने मान लिया, लूप के साथ ही आ रहा हूँ मैं, हमेशा यही मानेंगे। और एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन तो हम पहले डिफाइड कर लेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो देखिए A से B तक बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या कोई विभवांतर या विभव होगा, ना विभवांतर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ना EMF, ना सेल है यहाँ कोई। तो क्योंकि ये संपर्की वायर, इसका प्रतिरोध 0, तो A से B तक कोई विभव नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ABE, तो अब B से E की तरफ आएंगे। ABEF हमने इस रास्ते को फॉलो करना है। तो B से E की तरफ देखिए एक पड़ गया बीच में 4 ओम। 4 ओम में धारा, हम कहाँ को आ रहे हैं, B से E की तरफ, नीचे की तरफ आ रहे, धारा भी नीचे की तरफ आ रही। तो V बराबर IR लगाइए। I कितना है, I1 प्लस I2, और R कितना है, 4। क्लियर। अब ABEF, E से F की तरफ जाइए, यहाँ कितनी धारा आ रही, I1 धारा, हम जा भी E से F को रहे हैं, I1 भी वहीं को जा रही, और R कितना है, 3। तो फिर से प्लस कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन थी तो 3I1। उसके बाद अब ऊपर को जाइए, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ गया, 12 वाला, तो -12 बराबर 0। बीच में देखिए, और उसके बाद A में हम वापस पहुंच गए, और कुछ भी नहीं था। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 4I1 प्लस 4I2 प्लस 3I1 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम अलग लिखते हैं ताकि बाद में सॉल्व करने में सहूलियत हो। 4I1 धन 3I1 कितना होगा, 7I1 और प्लस 4I2 इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब ऐसी दूसरी समीकरण बनाते हैं हम, देखिए किससे, लूप का नाम लिख रहे हैं इन लूप, क्या ये BCDEB में हमने लूप बनाया। तो देखिए इस बार हम तो लूप के अनुसार ही अपनी करंट मानेंगे, तो हमने लूप के अनुसार ही जा रहे हैं। लेकिन अब एक्चुअल करंट देखिए I2 ऊपर को आ रही, तो इस बार हमें थोड़ा क्या होगी, परेशानी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B से C तक क्या कोई विभव में अंतर आएगा, नहीं, बीच में ना प्रतिरोधक है कोई, ना कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है, और ना कोई सेल है। तो B से C तक बड़ी आसान जर्नी थे। C से D तक आने में क्या मिल गया हमें, बैटरी का प्लस टर्मिनल पहले मिला। BCD में आ रहे थे हम, ऐसे आ रहे हैं रास्ता, तो C से D तक आने में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, तो लिख दिया हमने 5। अब देखिए हम कहाँ को आए, D से E की तरफ आ रहे हैं, हम D से E की तरफ, बीच में प्रतिरोधक पड़ गया। I2 कहाँ को आ रही है, उल्टी, हम जा रहे हैं D से E को, I2 आ रही E से D को, तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, -2I2। अब हम जा रहे हैं ऊपर को, वापस B की तरफ, करंट आ रही है I1 प्लस I2, नीचे को 4 ओम के अक्रॉस, तो फिर से कौन सा साइन लगेगा, माइनस, तो -4I1 प्लस I2 बराबर कितना, 0। अब देखिए हम वापस B में पहुंच गए। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 - 2I2 -4I1 -4I2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये 5 - 4I1 ऐसे ही लिख लिया, 4 और 2 6I2 बराबर 0। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 4I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 4I1 प्लस 6I2 इक्वल टू, एक्चुअल में ये 5 है, 0 नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। इक्वेशन नंबर
2। अब हम जानते हैं एक्स वाई के लिए I1 सपोज x है, I2 y है, तो समीकरण सॉल्व करना हमने पढ़ा है क्लास 10th में, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम सॉल्व करने के लिए कौन सा विधि सबसे आसान लगता है हमें? एलिमिनेशन वाला। तो समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 को, तो 1 गुणा 3 व समीकरण 2 गुणे 2। तो 1 को 3 से गुणा करोगे तो LHS को 3 से गुणा करिए, 7 21 I1 प्लस 4 12 I2 बराबर 12 36। और ऐसे ही 2 को 2 से गुणा करिए तो 4 दूना 8 I1 प्लस 12 I2 बराबर 10। देखिए I2 एलिमिनेट हो गया, I2 और I2 कैंसिल, 21 में से 8 गया 13 I1 और यहाँ भी माइनस आ गया इक्वल टू 26। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया? 26/13 2। तो I1 कितना एम्पियर आ गया? 2 एम्पियर। तो अगर I1 2 एम्पियर आ गया, इसका मतलब I2 निकाला जा सकता है। I2 का मान इन दोनों समीकरण में एक भी जगह रख लीजिए तो I1 और I2 आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नियम लगाते वक्त आपको दो ही चीज़ों में सावधानियां बरतनी है। पहले लूप डिफाइन कर लीजिए, सबसे पहले तो फर्स्ट नियम लगाइए जैसे हमने लगाया, I1 I2 कहाँ कौन सी धारा जा रही। उसके बाद जब सेकेंड नियम लगा रहे हैं उसमें लूप डिफाइन करिए, और हमेशा आप ध्यान रखिएगा आप लूप की डायरेक्शन में ही करंट मान रहे हैं, जो ये दिशा है, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूँ लूप में, ABEF है। अगर मैं उल्टा चल रहा होता BAFEB में तो ये एरो का निशान उस साइड को होता। यहाँ भी मैंने क्लॉकवाइज ही लूप लिया। क्लॉकवाइज लूप लेने का फ़ायदा ये रहता है कि आप भूलते नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि आप एक प्रश्न में कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, कहीं पर क्लॉकवाइज, तो नोटेशन एक ही रखना अच्छा है, क्लॉकवाइज। भले ही करंट उल्टी भी गई तो देखिए हमें उतनी बड़ी परेशानी नहीं हुई इस वाले लूप में। B से C तक कुछ नहीं था, 0। C से D में देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, 5 लिख लिया। फिर D से जब E की तरफ आए हम, D से E की तरफ आने में देखिए करंट उल्टा आ रही थी, तो हमने बस क्या कर लगाना, माइनस का साइन, V = IR -2I2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर भी हम ऊपर को गए, करंट नीचे को आए, -4I1 + I2। तो इन्हें कहा जाता है किरचॉफ के नियम, और ये किसी भी सर्किट के क्या है, बेसिक रूल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।